मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10वीं विषय हिंदी लोक भारती। आज का जो घटक है, टॉपिक है कहानी लेखन, स्टोरी राइटिंग जिसको हम कहते हैं। तो कहानी लेखन, मैं बालाजी राठौर सर, लोगरा पंपिंग एमपीएस से। कहानी लेखन जो है हमारे प्रश्न पत्रिका में यानी क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर प्रश्न क्रमांक 5 उसमें जो पूछा जाता है और वो 5 अंक के लिए पूछा जाता है। और 5 अंक के लिए कैसे पूछा जाता है, वो सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। इस तरह का सवाल हमें हमारे क्वेश्चन पेपर के अंदर पूछा जाता है। आप 9th कक्षा में भी आपने देखा होगा, 9th कक्षा में भी आपने कहानी लेखन की होगी, तो आपको पहले से ही पता होगा कि इस तरह से कहानी पूछी जाती है। तो बोर्ड के एग्जाम में हमें कहानी किस तरह से लिखनी है, हम बोर्ड के एग्जाम तो हो गया, लेकिन अभी से हम यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं कि कहानी लेखन किस तरह से लिखी जाती है और हमें अच्छे अंक किस तरह से हासिल कर सकते। तो कहानी लेखन जो 3 हिस्सों में बांटी जाती है। एक होता है शीर्षक, वो 1 अंक के लिए दिया जाता है। एक होता है मध्य का यानी मिडल पार्ट, वो 3 अंक के लिए दिया जाता है। और सीख के लिए 1 अंक होता है। तो इस तरह से इन 3 भागों में, इन 3 हिस्सों में कहानी बांटी जाती है। तो हमारा शीर्षक किस तरह से लिखा जाना चाहिए, हमारा मिडल पार्ट किस तरह से आना चाहिए, मिडल पार्ट हम किस तरह से लिखेंगे, सीख किस तरह से आनी चाहिए, उसके बारे में आज मैं यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। तो कहानी लेखन के प्रकार जो होते हैं, वो कहानी लेखन के 3 प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकारों में से एक पहला जो प्रकार है वो मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन यानी आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, कुछ मुद्दे दिए जाते हैं और उस मुद्दों के आधार पर आपको कहानी लेखन करनी होती है। एज अ सेकंड पार्ट मीन्स शब्दों के आधार पर कहानी लेखन, यानी आपको कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं और उस वर्ड्स के आधार पर आपको कहानी लेखन करनी पड़ती है। और तीसरा होता है वो किसी सुवचन, कहावत या मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन, यानी आपको कोई सुवचन दिया जाता है या कोई कहावत दी जाती है या कोई मुहावरा दिया जाता है और इन 3 हिस्सों के यानी इन 3 पार्ट्स के ऊपर कहानी लेखन हमारी कृति पत्रिका में इनमें से किसी एक प्रकार पर कहानी लिखने के लिए दी जाती है। और इन तीनों के आधार पर ही यानी ये कहानी लेखन के जो 3 टॉपिक है यानी 3 जो प्रकार है, इन प्रकारों के ऊपर ही आपको कहानी लेखन लिखनी होती है। कहानी किसे कहते हैं? मनुष्य के जीवन से जुड़ी किसी घटना का वर्णन करना यानी कहानी। अभी हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि कहानी दादा दादी हमारे नाना नानी जो कहानी कहते हैं, हमसे बोलते हैं कुछ ना कुछ बढ़िया, यानी छोटी छोटी जो कहानी होती है वो हमसे कहते रहते हैं। वो कहानी सुनने में बहुत हमें अच्छी लगती है। तो यहाँ पे कहानी लेखन का वर्णन होता है कि मनुष्य के जीवन से जुड़ी हुई घटना, यानी हर कोई इंसान से कोई ना कोई घटना घटती रहती है और उसी से जुड़ी हुई घटना का वर्णन करना यानी डिस्क्राइब करना, तो उसको ही यहाँ पे कहानी कहते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट थिंग है कि कहानी लिखते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है, कौन कौन सी बातें हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहला आ गया मुद्दे। मुद्दे यानी वर्ड्स, यानी कोई सेंटेंस, कोई मुद्दे होते हैं, तो उन मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ना, 2 से 3 बार पढ़ना और 2 से 3 बार पढ़ने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग करना, मनन करना, चिंतन करना कि इस कहानी के ये मैं यहाँ पे मुद्दे पढ़ लेने के बाद, अभी तो मैं मुद्दे पढ़ रहा हूँ, अभी यहाँ पे कुछ वर्ड्स पढ़ रहा हूँ, कुछ सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे कुछ फीलिंग के लिए यहाँ पे कुछ डैश भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे इस कहानी पढ़ते वक्त मुझे इनमें कौन कौन सी बातें यहाँ पे मुझे डालनी चाहिए, इन कौन कौन सी बातें यहाँ पे मुझे इसमें लिखनी है, तो ये सब विचार कर कर ही हमें कहानी लेखन यानी लिखने के लिए स्टार्ट करना है। मुद्दों को 2 से 3 बार पढ़ना, उसके ऊपर विचार करना, थिंकिंग करना
और थिंकिंग करने के बाद ही हमारी जो कहानी लेखन है वो लिखने के लिए स्टार्ट करना। इन सारी बातों का अगर आप ख्याल रखते हुए कहानी लेखन करते हैं तो डेफिनेटली आपकी कहानी बहुत रोचक और मनोरंजक होने वाली है, और आगे वाला जो भी कोई इंसान है वो पढ़ने वाला है, वो उसको कहानी पढ़ने के लिए बहुत सारा इंटरेस्ट आने वाला है। कहानी लेखन करते वक्त ध्यान में रखने वाली बातें कुछ ऐसी इस तरह से हैं कि कहानी लेखन तो हो गया कि कहानी लेखन तो हम 9th कक्षा में सुनते आ रहे हैं कि बाबा कहानी लेखन हमें करनी है। तो कहानी लेखन करते वक्त हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है? कहानी लेखन करते हो हमारी गलतियां कम से कम हो, यानी कम से कम यानी हमारी गलतियां नहीं हो, न होने के लिए तो हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो उसमें से पहली बात जो है वो है कहानी लेखन करने से पहले मुद्दों को अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ना चाहिए। अभी हमारे एक सामने एक कृति पत्रिका के अंदर एक कहानी दी जाती है लिखने के लिए। तो लिखने के लिए डायरेक्टली हम अगर एक बार पढ़ लेंगे और कहानी लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो हम बीच में जाकर कहीं तो अटक जाएंगे, क्योंकि हमें कहानी का पूरा सार हमें समझ में नहीं आता है। तो इसी वजह से यहाँ पे कहानी लेखन करते वक्त हमें जो कुछ मुद्दे दिए जाते हैं, हमें कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, हमें कुछ जो मुहावरा दिया जाता है, सुवचन दिया जाता है, तो उस सुवचन को 2 से 3 बार हमें पढ़ना चाहिए। उस 2 से 3 बार पढ़ने के बाद कहानी की रूपरेखा पहले तैयार कर ले। रूपरेखा यानी इसका पहले हिस्से में मैं क्या लिखना, यानी पहले जो 2 मुद्दे हैं, उन 2 मुद्दों को मैं किस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। उसके बाद में आने वाले 2-4 मुद्दों को मैं किस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ। उसके बाद लास्ट वाली जो लाइन आती है उसमें मैं किस तरह से डिस्क्राइब कर सकता हूँ, इसमें किस तरह से मैं लिख सकता हूँ। तो इन सारी बातों का अगर आप अमल कर आप अच्छी तरह से ध्यान कर आप अच्छी तरह से रूपरेखा पहले से यानी तैयार कर अपने विचार एक रफ कागज के ऊपर आप बाजू में लिख कर अगर आप पहले से रूपरेखा तैयार कर लेंगे तो आपकी कहानी लिखते वक्त आपको जो पॉइंट मिलने वाले हैं उन पॉइंट्स के आधार पर यानी उन मुद्दों के आधार पर आपकी कहानी लिखने के लिए बेटर होगी। तो उसके बाद यहाँ पे कहानी का आरंभ करने से पहले शीर्षक देना चाहिए। अब हमें कहानी लेखन करने से पहले मुद्दों को हमने अच्छी तरह से 2 से 3 बार पढ़ लिया है। 2 से 3 बार मुद्दों को पढ़ने के बाद हमारे मन में उस कहानी का शीर्षक यानी टाइटल हमें आना चाहिए कि इस कहानी को मैं किस तरह का टाइटल दूं, इस कहानी का कौन सा टाइटल अच्छी तरह से बैठेगा। ये हमारे मन में हमारे थिंकिंग में आना चाहिए और हमें बहुत सारा इमेजिनेशन करना चाहिए, बहुत सारा सोचना चाहिए और सोचकर ही कहानी का टाइटल हमें शीर्षक देना चाहिए, टाइटल देना चाहिए। अभी कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन करे। देखो कहानी लिखने के लिए कोई स्टूडेंट स्टार्ट करता है, कहानी लिखने के लिए स्टार्ट कर देता है कि पहले 2-3 लाइन अच्छी यानी 2-3 लाइन लिखने के बाद वो अगर वहां से कहानी लेखन करते वक्त उन मुद्दों को आधार से डिपेंड अपॉन उन मुद्दे यानी वो जो लाइन्स है उनके आधार पर अगर आपने कहानी लिखने के लिए स्टार्ट करेंगे तो बेटर। अगर आप कहानी का यानी जो मुद्दे दिए गए हैं वो मुद्दों को छोड़कर अगर आप इधर इधर यानी भटकते हुए अगर आप कहानी लिखते हो तो आपकी कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं गिरती है। तो इसी वजह से कहानी का आरंभ आरंभ यानी स्टार्ट आरंभ यानी क्या स्टार्ट हमारा जो कहानी लिखते वक्त हमारी जो स्टार्टिंग जो लिखने की जो स्टार्टिंग जो है वो स्टार्ट जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे पढ़कर यानी कहानी का स्टार्टिंग पढ़कर ही हमें क्या क्या हो कहानी पढ़ने को यानी कहानी जो पूरी जो कहानी हो पढ़ने का हमारा मन करे। यानी कहानी का आरंभ ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़कर पूरी कहानी पढ़ने का मन। टाइटल दे दिया, उसके बाद कहानी लिखने के लिए स्टार्ट किया। कहानी स्टार्ट करते वक्त हम इतनी अच्छी तरह से कहानी अगर लिखेंगे तो डेफिनेटली वो कहानी पढ़ते वक्त जो कोई एग्जामिनर है, जो कोई टीचर है, जो आपकी कहानी लिखने के बाद पढ़ रहा है उसको कहानी पढ़ने का मन करे। कहानी रोचक हो तो समझ में आ सके, यानी कहानी लिखते वक्त रोचक मनोरंजक जिसको हम कहते हैं, बहुत सारा मनोरंजक यानी बहुत सारा प्रभावशाली अगर कहानी हम लिखते हैं और उसमें मुहावरे और कहावतें अगर डालते हैं तो डेफिनेटली आपकी कहानी बेटर होने वाली है। अगर आप मुहावरे कहावतें का प्रयोग करेंगे तो आपकी डेफिनेटली कहानी अच्छी तरह से होने चले। लेकिन एज अ जिसको हम कहेंगे कि
जैसा सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट के हिसाब से हमें मुहावरे और कहावतों का उपयोग करना चाहिए। अगर हम कहानी लिख रहे हैं और कहानी लिखते वक्त वहां पे वो मुहावरा बैठता ही नहीं है, वो कहावत बैठती भी नहीं है, तो भी हम वहां पे हम मुहावरे और कहावतों का उपयोग कर रहे हैं, तो वो गलत होगा। जैसी कहानी उस कहानी के डिपेंड अपॉन, अगर वहां पे मुहावरा वो बैठता है, वो कहावत बैठती है, तो डेफिनेटली वहां पे आपको वो कहावत या मुहावरा लिखना चाहिए। कहानी लिखते समय भूतकाल की क्रियाओं का प्रयोग करना चाहिए। यानी कहानी जो अगर हम लेखन कर रहे हैं, जो राइटिंग कर रहे हैं, तो हमारी वो पास्ट में लिखी जानी चाहिए, प्रेजेंट में लिखनी कहानी नहीं होती है। इसलिए कहानी लेखन करते वक्त हमारी जो कहानी है वो पास्ट में लिखी जानी चाहिए, यानी भूतकाल के शब्द प्रयोगों का अनुपालन करना है। जैसे कि था, एक इंसान था, रामपुर नाम का एक गांव था, ऐसे जो था यानी पास्ट में जो होती है, वैसी कहानी हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। और कहानी लिखते वक्त जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया है कि 70 से 80 शब्दों में आपकी कहानी डेफिनेटली बहुत सारा मनोरंजक, यानी बहुत सारी अच्छी तरह से होने वाली चाहिए। कहानी अधिक बड़ी अगर आप लिखते हो तो भटक जाएंगे आप। लिखते लिखते आप यहाँ पे आपको कुछ सुझाव नहीं देंगे, आपके पॉइंट यानी मुद्दे खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के बाद अगर आप उसके आगे कहानी लिख रहे हो तो उतना भी आप कहानी लेखन नहीं करनी चाहिए। कहानी छोटी सी हो, 70 से 80 90 शब्दों में हो या 100 शब्दों में हो, लेकिन कहानी पढ़ते वक्त डेफिनेटली आपको उसमें बहुत सारा मनोरंजन डालना है, बहुत सारा उसमें कहानी लिखते लिखते वक्त आगे वाले के यानी जो कोई कहानी पढ़ रहा है उसके सामने उसके ऊपर प्रभाव पड़ना चाहिए। हाँ, ऐसी ऐसी कहानी आपको लिखनी है। और कुछ बातें हैं कहानी लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान दें। कहानी की लिखावट लिखावट स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। हम कहानी लिख रहे हैं, हमें बहुत सारा थिंकिंग है, हमें बहुत सारा विचार कर रहे हैं, लेकिन हमें कहानी बहुत अच्छी तरह से हम लिख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपकी लिखावट यानी आपकी जो राइटिंग है, अगर वो स्वच्छ नहीं है, स्वच्छ यानी क्लियर नहीं है, सुंदर नहीं है, ब्यूटीफुल नहीं है, तो आपकी कहानी कितनी भी अच्छी लिखो आप, तो आपकी कहानी उतनी प्रभावशाली नहीं गिरेगी। अगर आप कहानी लिख रहे हो और आप बहुत सारी मिस्टेक कर रहे हो, वर्ड्स की मिस्टेक कर रहे हो, सेंटेंस की मिस्टेक कर रहे हो, तो आप सेंटेंस की मिस्टेक कर रहे हो, वर्ड्स की मिस्टेक कर रहे हो, तो आपकी कहानी जो है उतनी प्रभावशाली नहीं गिरेगी। इसी वजह से आपको ध्यान में रहना चाहिए कि कहानी लिखावट करते वक्त आपकी जो हस्ताक्षर है, जो आपकी जो राइटिंग है, वो स्वच्छ और सुंदर होनी चाहिए। कहानी की भाषा सरल, स्वाभाविक तथा प्रभावमयी होनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे वाक्य न हो। यानी एक कहानी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सरल, सिंपल, सिंपल सी भाषा, यानी आगे वाले को समझ में आनी चाहिए कि ये कहानी में यहाँ पे कहानी लिखी जा रही है और ये सिंपल स्टोरी, सिंपल लैंग्वेज में हमें समझ में आ रही है। ऐसी कहानी हमारी होनी चाहिए। उसमें अगर आप न समझने वाले वर्ड्स अगर आप उसमें डालते हैं तो वो कहानी उतनी आगे वाले को समझ में नहीं आएगी। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि सिंपल शब्दों का ही उपयोग कर कर आप कहानी लिखनी चाहिए। उसमें क्लिष्ट शब्द तथा लंबे शब्दों वाक्य न हो, यानी बहुत सारे लंबे वाक्य यानी सेंटेंस भी न हो, और थोड़ा सा जो न समझने वाले वैसे शब्द प्रयोग का भी वो आपको उपयोग न करना, यानी नहीं करना है। उसके बाद विराम चिन्हों के उचित प्रयोग का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यानी स्वल्प विराम, कॉमा जो होते हैं, ऐसे जो विराम चिन्ह होते हैं, ऐसे विराम चिन्हों का उपयोग जहां पे उसकी जरूरत है वैसे जगहों पर ही आप विराम चिन्हों का उपयोग करके वहां पे कहानी लेखन करनी है। कहानी के अंत में उसमें उससे मिलने वाली सीख लिखनी चाहिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाली थिंग है, बात है कि कहानी का टाइटल लिख दिया, कहानी का मिडल पार्ट भी हमने लिख दिया, और कहानी का मिडल पार्ट लिखने के बाद उसमें लास्ट में जो सीख होती है, वो सीख हमें पूरे कहानी के सार के ऊपर, यानी पूरे कहानी के डिपेंड अपॉन कहानी जो स्टोरी होती है उसके अपॉन हुई, यानी उसके ऊपर ही आपको उससे मिलने वाली सीख आपको लिखनी होती है। सीख यानी हमें उस कहानी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है, उस कहानी से हमें क्या मोटिवेशन मिल रहा है, ये बात हमें यहाँ पे इसके वो माध्यम से लास्ट में हमें लिखनी होनी चाहिए। ये सब यहाँ पे थिंकिंग करके ही हमें कहानी लेखन स्टार्ट करनी है, लिखने के लिए स्टार्ट करनी। अभी कुछ कहानी मैं आपको बताता हूँ एक एक में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुद्दों के आधार पर, शब्दों के आधार पर,
सुवचन या कहावत के आधार पर जो कहानी लेखन किस तरह से की जाती है, किस तरह से करते हैं, वो एक यहाँ पे मैं आपको एक स्टोरी यहाँ पे एक एक बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है, ध्यान से समझ लेना है। मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। एक किसान की बेसहारा औरत बेसहारा औरत, जंगल में दिन काटना, जुड़वा बच्चों को जन्म देना, एक दिन दोनों को खो देना, एक का जानवरों के बीच पलना, दूसरों का निसंतान राजा के यहाँ पहुंचना, राजा बनना। अभी ये सब यहाँ पे मुद्दे हो गए। इन मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन हमें करनी है। अब यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 मुद्दे दिए गए हैं। इन 7 मुद्दों के आधार पर हमारी कहानी 70 से 80, 90 शब्दों में होनी चाहिए। तो इसके ऊपर पहले आप इस मुद्दों को 2-3 बार पढ़ना। 2-3 बार पढ़ने के बाद इस पे एक रफ पेज लेना। उस रफ पेज को लेकर आपको कहानी, इन मुद्दों को देखना। इन मुद्दों के आधार पर, इस मुद्दों को आधार पर हम इसमें कौन कौन से पॉइंट डाल सकते हैं, इनमें कौन कौन सी थिंकिंग हम डाल सकते हैं, हम इसमें कौन कौन से शब्दों का प्रयोग कर हम सेंटेंस लिख सकते हैं, ये सब समझकर यहाँ पे आपको कहानी लेखन करने के लिए एक रफ पेज के ऊपर आपको पॉइंट नोट करना। पॉइंट नोट करने के बाद आप क्या करना है, उन मुद्दों के आधार पर आपको कहानी आपको डिस्क्राइब करना है, आपको लिखते जाना है। तो यहाँ पे जो एक कहानी दी गई है, इन मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन किस तरह से किया जाता है या की जाती है, ये आपको यहाँ पे देखता हूँ। यहाँ पे सिर्फ आपको ध्यान से सुनना है। अपना अपना भाग्य, जैसे कि मैंने बताया कि आपको अपना अपना भाग्य यानी टाइटल दिया है, या अथवा 2 भाई अलग अलग किस्मत यानी एक टाइटल दिया है। इन टाइटल के आधार पर आपको कहानी लेखन यानी टाइटल के आधार यहाँ पे दिया है, और उसके नीचे जो मैंने एक कहानी लिखी है वो यहाँ पे इस तरह से है। एक किसान था, उसकी एक किसान था यानी पास्ट में की गई हुई बातें, यानी पास्ट में लिखी हुई कहानी है। तो ऐसे ही पास्ट में यानी कहानी लेखन करते वक्त हमें इस तरह से पास्ट में ही लेखन करना है, लिखन करना। एक किसान था, उसकी पत्नी सुंदर और सुशील थी। दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। परिवार के लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। परिवार से तंग आकर वह जंगल में चली गई और वही झोपड़ी बनाकर रहने लगी। अभी यहाँ पे देखो कि एक किसान की बेसहारा औरत, जंगल में दिन काटना। यहाँ पे जो 2 मुद्दे दिए गए हैं, इन 2 मुद्दों के आधार पर यहाँ पे कौन कौन सी बातें का यहाँ पे इसमें डाला गया है। देखो, एक किसान था, यहाँ पे किसान का उल्लेख, उसके पत्नी का उल्लेख किया गया था, लेकिन हमने यहाँ पे किसान का उल्लेख किया है। उसकी पत्नी का उल्लेख यहाँ पे किया थे। दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई। यहाँ पे सेंटेंस में यानी हमारे मुद्दों जो कहानी लेखन करते वो हमें दिया गया था क्या? नहीं दिया गया था। तो ये ऐसी थिंकिंग हमारी होनी चाहिए कि हम कहानी लिख रहे हैं तो हमें समझ में आना चाहिए कि ये किसान की बेसहारा औरत जंगल में दिन काटना, इन मुद्दों के आधार पर ये यहाँ पे ये जंगल में क्यों चली गई होगी। एक तो इसका पति बहुत सारा शराबी है या उसके मारता है, इसी वजह से वो चली गई होगी। दूसरी थिंकिंग क्या हो सकती है, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे स्टोरी में दी गई है, वो मर गया है, इसी वजह से वो भी जंगल में चली गई है। यानी हम हमारे जो सोचने की जो थिंकिंग है, वो थिंकिंग के ऊपर हमारी कहानी लेखन यानी हम लिखते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि उसकी पत्नी सुंदर और सुशील थी, दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई। दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई, ये भी थिंकिंग है। दुर्भाग्य से वो बहुत सारा शराब पीता था, उसे तंग आकर वो जंगल में चली गई, ये भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा थिंकिंग होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो कहानी किस तरह से बनी हुई है। एक किसान था, उसकी पत्नी सुंदर और सुशील थी। दुर्भाग्य से किसान की असमय मृत्यु हो गई। उस समय उसकी पत्नी गर्भवती थी। परिवार के लोगों ने उसके साथ बुरा व्यवहार किया। परिवार से तंग आकर वह जंगल में चली गई और वही झोपड़ी बनाकर रहने लगी। समय पर किसान की पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। वह उन्हें प्यार से पालने लगी। एक बार वह बच्चों को झोपड़ी में छोड़कर जंगल में लकड़ियां इकट्ठी करने गई। कुछ देर बाद
लौटने पर उसने देखा कि दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए थे। बहुत खोजने पर भी किसान की पत्नी को अपने बच्चे कहीं नहीं मिले। उनमें से एक बच्चा बहुत दूर निकल गया था और जानवरों के बीच बीच उनके बच्चों के साथ खेलने लगा था। दूसरा बच्चा झोपड़ी से इधर उधर घूम रहा था। आखिर थककर वह जोर जोर से रोने लगा। संयोग से वहां से एक राज कर्मचारी गुजर रहा था। उसने बच्चों को पुचकारते हुए उठा लिया। वह उसे बच्चे को लेकर राजमहल गया। उसने राजा को सारी घटना सुनाई। बच्चा रानी के मन को भा गया। उन्होंने कर्मचारियों को इनाम देकर बच्चा उससे ले लिया। वह बच्चा अब राजमहल में पलने लगा। दूसरा बच्चा जंगल के जानवरों के बीच में बड़ा होने लगा। राजमहल में पलने वाले बच्चे को अच्छी शिक्षा मिली। वह राजकुमार की तरह पला और बड़ा हुआ। दूसरा बच्चा जानवरों के साथ रहकर उन्हीं की तरह व्यवहार करने सीख गया। वह शक्ल सूरत से मनुष्य था, पर उसकी सभी आदतें जानवरों जैसी थी। अभी ये होगी कहानी। जो हमें कुछ मुद्दे दिए गए थे, उन मुद्दों के आधार पर यहाँ पे कहानी डिस्क्राइब की गई है। तो इसी तरह से आपको कहानी क्या करनी है, डिस्क्राइब करनी है। राजमहल में रहने वाला पुत्र बाद में राजा बना, जंगल में रहने वाला बेटा जानवर जैसा ही बना रहा। तो राजमहल में यानी राज दरबार में पलने वाला लड़का, उसकी आदतें राजपुत्र की तरह थी, और जंगल में रहने वाले इंसान जो जो पुत्र था, जो एक लड़का था, वो जानवर के बीच में रहने की वजह से जानवर जैसा व्यवहार करता था। ये हो गई यहाँ पे ये कहानी का सब एंड। लेकिन इसका सीख देखो, यहाँ पे सीख किस तरह से दी गई है। बच्चों की परवरिश जैसे वातावरण में होती है, उनके जीवन का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। ये हमें सीख दी गई है। बच्चों की परवरिश यानी हर कोई छोटा बच्चा हो, कोई भी घर में पलने वाला बच्चा हो, या किसी का ही लड़का हो, जैसा उसका सराउंडिंग होता है, जैसा उसका वातावरण होता है, आजू बाजू में जैसे वो लोग होते हैं, उन लोगों का प्रभाव उन लोगों यानी उस बच्चे के ऊपर गिरता है। इसलिए यहाँ पे सीख दी गई है कि बच्चों की परवरिश जैसे वातावरण में होती है, उनके जीवन का विकास भी उसी के अनुरूप होता है। ये होगी यहाँ पे ये कहानी, जो मुद्दों के आधार पर लिखी जाती है, मुद्दों के आधार पर दी जाती है। इसके आधार पर आपको कहानी लेखन करनी है, यानी हम कर सकते हैं। दूसरी बात, अब दूसरी जो कहानी लेखन है, शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। शब्दों के आधार पर कहानी लेखन यानी क्या, कि आप यहाँ पे देखो, सिर्फ आपको 4 वर्ड्स दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं। फर्स्ट है किसान, सेकंड है बेटे, तीसरा है गड़ाधन, चौथा है खुदाई। ये हमने बहुत सारे बच्चों ने ये कहानी सुनी होगी या नहीं सुनी होगी। तो इसके ये जो 4 वर्ड्स हैं, इन 4 वर्ड्स के आधार पर हमें कहानी लेखन करनी होती है। तो कहानी लेखन करते वक्त यहाँ पे हमें थिंकिंग करना है कि एक किसान है, बेटे हैं, बेटे यानी 2 बेटे, 3 बेटे, 4 बेटे, कितने भी आप मन से कितने भी लिख सकते हो। गड़ा धन है, गड़ा हुआ धन यानी जमीन के अंदर गड़ा हुआ धन। और यहाँ पे खुदाई एक वर्ड दिया गया। इन 4 वर्ड्स को मिलाकर हमें 70 से 80 शब्दों में क्या करनी है, कहानी लेखन करनी। तो आप कैसे करेंगे? पहले तो आप बहुत सारा आपको इसके ऊपर विचार विमर्श करना पड़ेगा, आपको बहुत सारी थिंकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप थिंकिंग कर लिखते हो, विचार कर लिखते हो, तो ही आप कहानी लिखेंगे। नहीं तो आप एक किसान था, उसके 2 बेटे थे, 4 बेटे थे, जमीन में गड़ा हुआ धन था, खुदाई की और निकल लिए। इस तरह से अगर कहानी लिखे तो आपकी कहानी बेटर होगी क्या? नहीं होगी ना। तो किस तरह से कहानी लिखनी है फिर? तो आपको कहानी 70 से 80 शब्दों में लिखने के लिए बोला गया है। तो मुझे इस 4 वर्ड्स को लेकर मुझे 70 से 80 शब्दों तक जाना है। ये हमारे मन में बात आनी चाहिए, और उसी के डिपेंड अपॉन आपको कहानी लिखने के लिए स्टार्ट करनी है। अब इन 4 पॉइंट्स को लेकर मैंने यहाँ पे एक कहानी आपके लिए सामने पेश की है। देखो किस तरह से ये कहानी लिखी जाती है। खेत में गड़ा हुआ धन ये टाइटल है। अभी यहाँ पे देखो, उन 4 पॉइंट्स को लेकर, उन 4 वर्ड्स को लेकर यहाँ पे कितनी लंबी यहाँ पे कहानी बनी। किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 4 बेटे थे, पर वे सभी आलसी थे। किसान के पास उपजाऊ जो भूमि थी, उपजाऊ यानी बहुत सारी उगने वाली, उसमें अनाज बिनाज उगने वाली, उसको कहते हैं उपजाऊ। उपजाऊ भूमि थी, भूमि यानी जमीन, भूमि थी। पहले वह उसमें खूब अनाज पैदा करता था, पर किसान के लापरवाह बेटों
बेटे खेती में रुचि रुचि यानी आवड़ नहीं लेते थे, इसलिए वह भूमि कम उपजाऊ हो गई। बेटों के निकम्मेपन से किसान बहुत दुखी और चिंतित रहता था। इसी दुख और चिंता में किसान बीमार पड़ गया। एक दिन उसे लगा कि अब उसके जीवन की आखिरी घड़ी निकट आ गई है। तब मृत्युशा पर पड़े पड़े उसने अपने चारों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, मैंने खेत में एक धन गाड़ रखा है, मेरे मरने के बाद तुम चारों उसे खोद कर निकाल लेना। इतना कहने के बाद किसान की मृत्यु हो गई। पिता का क्रियाक्रम करने के बाद वे चारों भाई खेत में गड़ा धन निकालने के लिए तैयार हो गए। उन्हें खेत में धन किसी निश्चित जगह खड़ा गड़ा होने का पता नहीं था, इसलिए धीरे धीरे उन्होंने सारा खेत खोद डाला, लेकिन कहीं धन नहीं मिला। बुआई का समय आया। किसान के बेटों ने उसमें खेत में गेहूं के बीज बो दिए। खेत की उपजाऊ मिट्टी अब ऊपर आ गई थी, इसलिए गेहूं के पौधे बढ़े और उन पर दानेदार बालियां भी खूब आई। उस वर्ष उस खेत में गेहूं की बहुत अच्छी फसल हुई। अब पिता की बात का अर्थ वे समझ आ गए। यह अनाज ही खेत में गड़ा हुआ धन था। इस प्रकार चारों भाइयों ने श्रम का महत्व समझा और वे मन लगाकर खेती करने लगे। देखो बच्चों, यहाँ पे आपके सामने सिर्फ 4 पॉइंट दिए गए थे, यानी 4 वर्ड्स। किसान दिया था, बेटे दिए थे, गड़ा धन दिया था और खुदाई दिया था। तो इन 4 वर्ड्स को लेकर यहाँ पे कितनी लंबी सारी यहाँ पे कितनी यानी 70 से 80 90 शब्दों में यहाँ पे कहानी लेखन बनी है। तो इसी प्रकार हमें कहानी लेखन करना है। उसके लास्ट में जो टाइटल दिया है देखो, टाइटल नहीं सॉरी, सीख परिश्रम ही सच्चा धन है। ये इससे रिलेटेड यहाँ पे सीख मिली हुई है, परिश्रम ही सच्चा धन है, यानी परिश्रम की सच्ची संपत्ति है या धन है, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स को लेकर यहाँ पे ये कहानी बनी हुई है। आपको भी इसी तरह से कहानी लेखन आपको करनी है। कहानी लिखने की प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी है। तो अगर आप अभी से कहानी लेखन करेंगे तो आपकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी और इसी वजह से आप कहानी बेटर कहानी एक से बढ़कर एक कहानी आप लिख सकेंगे। उसके बाद किसी का तो आवाज आ रहा है, बंद कर दो थोड़ा। हेलो। किसी सुवचन, कहावत या मुहावरों के आधार पर कहानी लेखन, जैसे कि मैंने अभी मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन बता दिया, शब्दों के आधार पर भी कहानी लेखन मैंने बता दिया। अभी यहाँ पे कोई सुवचन या कहावत या मुहावरा जो भी है, उसके आधार पर कहानी लेखन किस तरह से करते हैं। देखो कि वो देखो सुवचन लिया गया है, यहाँ पे एक कहावत ली गई है, बुरे काम का फल बुराई होता है। इस सुवचन पर आधारित कहानी लिखी। बुरे काम का फल बुरा ही होता है। अब ये ऐसी यहाँ पे मुझे हमें टाइटल दिया है और इसके ऊपर डिपेंड अपॉन हमें कहानी लिखनी है। अभी हमारी थिंकिंग पावर, हमें जो हमारे पास थिंकिंग यानी सोचने वाली जो भगवान ने हमें दिया है, बहुत सारा सोच विमर्श करने के लिए, हमें बहुत सारा विचार करने के लिए जो दिया है, तो उसके ऊपर हमें बहुत सारा ऐसा स्ट्रेस देना चाहिए, थोड़ा सा तान देना चाहिए कि ये बुरे काम का फल बुरा ही होता है, यहाँ पे लिखा है, ये टाइटल तो हमें दिया गया है, इसके ऊपर मुझे 70 से 80 शब्दों में मुझे कहानी लेखन लिखना है। तो किस तरह से मैं इस पर लिखूं, और ये टाइटल के आधार पर ही मुझे कहानी लिखनी है। इस टाइटल का अर्थ यानी इसकी मीनिंग जो भी है, जो भी कोई बातें हैं, इससे रिलेटेड जो बातें हैं, उस कहानी में आनी चाहिए। ये सब सारी बातों का आपको यहाँ पे विचार विमर्श करना है, आपको बात यहाँ पे सोचनी है। तो इस सुवचन के आधार पर यहाँ पे कहानी लिखी है, वो किस तरह से लिखी हुई देखो, यहाँ पे मैं पढ़कर बताता हूँ। आप सिर्फ सोचना है कि आप सिर्फ सुनना है कि ऐसे भी यहाँ पे कहानी लेखन होती है क्या, और ऐसे भी कहानी लेखन इस पर लिखा जाता है क्या, ये देखना है और उसके ऊपर आपको काम करना है। एक अंधेरी रात में चार चोरों ने किसी बड़े अमीर के घर में सेंध लगाई। वहां से बहुत सा धन चुराकर वे जंगल की ओर रवाना हो गए। वह रात उन्होंने जंगल में बिताने का निश्चय किया। वहां आराम से खा पीकर धन का बंटवारा करने का उनका विचार था। चोरों ने आराम किया। सुबह होते ही उन्हें बहुत भूख लगी। 2 चोर नजदीक के गांव में मिठाई खरीदने के लिए गए। जाते जाते रास्ते में उनके मन में बुरे विचार उठने लगे।
उन्होंने किसी प्रकार अपने दोनों साथियों को मारकर चोरी में मिला हुआ धन, सारा धन हड़पने का निश्चय किया। इसलिए उन्होंने मिठाइयां खरीदकर उनमें जहर मिला दिया। उधर जंगल में दोनों चोरों की नीयत बिगड़ी। उन्होंने मिठाई लेने गए दो मित्रों को मार डालने की तरकीब खोज निकाली। जब वे मिठाई लेकर आए तो उन्होंने हाथ मुंह धोने के बहाने उन्हें कुएं पर ले जाकर कुएं में ढकेल दिया। वे दोनों कुएं में डूब मरे। फिर वे दोनों चोर मिठाई खाने बैठे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया और वे वहीं तड़प तड़प कर मर गए। ये हो गए यहाँ पे बुरे काम करने वालों का को बुरा फल ही मिलता है, यानी बुरे काम करने वालों को बुरा फल ही मिलता है। ये होगी उससे सीख मिलने वाली। लेकिन यहाँ पे देखो, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। इस आधार पर यहाँ पे ये जो कहानी यहाँ पे बनी है वो इस तरह से बनी है। तो ऐसी थिंकिंग, ऐसी सोचने वाली बातें हमारे में मन में भी आनी चाहिए और इसी प्रकार से कहानी लेखन हमें करनी चाहिए। ये सब सारी बातों का आपको ध्यान में रखते हुए कहानी लेखन करनी है। तो ये हो गई सब सारी बातें। पहली जो हमने कहानी लेखन देखी है वो वहां पे होता है कहानी लेखन का पहला भाग, यानी मुद्दों के आधार पर कहानी लेखन। एज अ सेकंड पार्ट शब्दों के आधार पर कहानी लेखन। और तीसरा जो है कोई सुवचन कहावत जो होती है उसके आधार पर कहानी लेखन। तो हमारे बोर्ड के एग्जाम में हमें जो कहानी लेखन पूछी जाती है इन तीन मुद्दों के आधार पर ही कहानी लेखन पूछी जाती है, या मुद्दों के आधार पर, सुवचन के आधार पर या शब्दों के आधार पर। तो कहानी लेखन करते वक्त हमें कौन कौन सी बातें का ध्यान रखना चाहिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कहानी आपकी बहुत सारी अच्छी हो। जैसे कि यहाँ पे कहानी लिखते वक्त हर कोई सेंटेंस के बाद फुल स्टॉप दिया है, हर कोई सेंटेंस के बाद कॉमा दिया गया है ना, कहीं कहीं आपको यहाँ पे कोई कोई जो मुहावरे यानी विराम चिन्ह है, उन विराम चिन्हों का उपयोग कर कर यहाँ पे कहानी लिखी गई है। वहां पे पैराग्राफ के बीचों में भी आपको यहाँ पे कहानी लेखन यहाँ पे की गई है। ऐसे पैराग्राफ बनाकर विराम चिन्हों का उपयोग कर कर अगर आप कहानी डेफिनेटली आप लिखते हो तो डेफिनेटली आपकी कहानी जो है बहुत सारी अच्छी और मनोरंजक अच्छी तरीके से बनने वाली है। तो यहाँ पे कृति स्वाध्याय आपके लिए यहाँ पे दिया गया है। तो कृति स्वाध्याय के माध्यम से कृति स्वाध्याय आपको घर पे लिए करने के लिए दिया गया है। जो कृति स्वाध्याय में जो सवाल पूछे जाएंगे उन सवालों को आपको लिखना है। लिखकर आपको उसके ऊपर मुद्दों के आधार पर आपको कहानी पूछी जाएगी, सुवचन के आधार पर पूछी जाएगी, शब्दों के आधार पर पूछी जाएगी। तो तीनों प्रकार की जो कहानी है जो है वो लिखकर जो आपके जो सब्जेक्ट टीचर है, जो हिंदी टीचर है, उन हिंदी टीचर के माध्यम यानी टीचर जो है उनके तरफ से आपको वो आपने कहानी अच्छी लिखी है, थोड़ा सी उसमें मिस्टेक वो चेक करवा कर लेना है। उसमें से पहली जो कृति जो है उसमें से आपको यहाँ पे लिखनी है। अब यहाँ पे कुछ एक थिंकिंग दी है, थोड़ा सा मैं आपके लिए रखा हूँ कि कहानी की सहायता या आधार पर कहानी लिखना, कि आपको यहाँ पे मूल कहानी को ध्यान से पढ़कर कहानी लिखने का अभ्यास किया जाना चाहिए। मूल कहानी यानी आपको कुछ वर्ड दिए जाते हैं, उन वर्ड्स को अच्छी तरह से पढ़ना है और उसका अभ्यास करना है, उसको स्टडी करना है, और स्टडी करने के बाद आपको उसके ऊपर किस तरह से पॉइंट लिखे जाएंगे उसके ऊपर आपको विचार करना है। इसके लिए आवश्यक है कि कहानी को खूब ध्यान से पढ़ा जाए। यानी इसलिए मैं बार बार आपसे कहते आ रहा हूँ कि आपकी जो मुद्दे दिए गए हैं, आपके जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको जो कोई सुवचन दिया गया है तो उस सुवचन को बहुत सारा ध्यान से पढ़ा जाए। उसकी प्रमुख बातों या चरित्रों या घटनाओं को अलग कागज पर संकेत रूप में लिख लिया जाए। यानी इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, एक रफ पेज लेना है, उस रफ पेज को पेज के ऊपर आपको क्या करना है, आपको कहानी के पॉइंट्स, इसमें कौन कौन से मैं मुद्दे डाल सकता हूँ वो मुद्दे आपको वहां पे नोट डाउन करना है। कौन कौन सी घटनाओं का मैं यहाँ पे इसमें डाल सकता हूँ वो संकेत रूप में आपको लिखते जाना है। फिर से अपनी भाषा में मूल कहानी को इस तरह से लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग छूटने न पाए। और एक बात,
जैसे मैंने यहाँ भी कहने के लिए भूल गया था कि कहानी के आपको मुद्दे दिए गए हैं या कहानी के आपको कोई वर्ड्स दिए गए हैं, तो वर्ड्स उसमें जो कोई मुद्दा दिया गया है तो उन एक ही मुद्दों को भूलना नहीं चाहिए। उन मुद्दों को लेकर ही आपको डिस्क्राइब करना है। अगर कोई एक आधा मुद्दा अगर आपसे छूट जाता है तो वो आपकी कहानी उतनी बेटर नहीं कहलाएगी। तो इसी वजह से आपको बोला गया है कि मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ो, और मुद्दों को अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आपको हर एक मुद्दों को डिस्क्राइब करना है। आपको तो उसके ऊपर बहुत सारा विचार विमर्श करके तो लिखना है, लेकिन मुद्दों को छोड़ना नहीं है। हर एक मुद्दों का डिस्क्राइब वहां पे होना चाहिए। इसी वजह से यहाँ पे बोला गया है कि मूल कहानी को इस तरह से लिखा जाए कि कोई भी महत्वपूर्ण बात या घटना या प्रसंग उसमें से छूटने न पाए। इस प्रकार की कहानी लिखते समय छात्रों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। उसका जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि उसका आरंभ जो है वो आकर्षक ढंग से होना चाहिए। उसमें जो आप सेंटेंस दे रहे हो वो छोटे छोटे होने चाहिए। कहानी का क्रमिक विकास हो, उसका अंत स्वाभाविक हो, यानी कहानी जो है एक के ऊपर एक डिपेंड होनी चाहिए। एक सेंटेंस के ऊपर वो दूसरा सेंटेंस उसके ऊपर डिपेंड होना चाहिए। ऐसे सेंटेंस का आप उपयोग करते करते हुए आपको कहानी लेखन करनी है। और उसकी तरह से उसका अंत यानी उसका जो एंड है वो भी उसी तरह से होना चाहिए। कहानी का शीर्षक मूल कहानी का शीर्षक हो, यानी पूरा कहानी का जो सार है, पूरी जो कहानी होती है उस कहानी के डिपेंड अपॉन ही आपको शीर्षक अपना अच्छा अच्छा होना चाहिए। उसके बाद जो लास्ट वाली थिंकिंग है, भाषा सरल और सुबोध हो, यानी उसकी जो लैंग्वेज है, जो हम कहानी लिख रहे हैं तो उसकी जो लैंग्वेज है वो बहुत सारी सिंपल और आगे वाले को समझ में आने यानी आगे वाले को बोध होने वाली यानी आगे वाले को समझने वाली भाषा होनी चाहिए। इसी तरह से आपको कहानी लेखन करनी है। तो आपको यहाँ पे कुछ स्फूर्ति स्वाध्याय यानी घर पे लिए आपके लिए वर्क दे रहा हूँ। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उसे उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। राघव और माता पिता, सुखी परिवार, राघव हमेशा मोबाइल पर, कान में ईयरफोन, माता पिता का मना करना, राघव का ध्यान न देना, सड़क पार करना, कान में ईयरफोन, दुर्घटना, सीख। कुछ आपको यहाँ पे मुद्दे दिए गए। इन मुद्दों के आधार पर आपके मन में बहुत सारे विचार आने चाहिए कि राघव और माता पिता, किसी गांव किसी शहर का नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। सुखी परिवार है, राघव हमेशा मोबाइल पर बना रहता है, कान में ईयरफोन है, माता पिता का बहुत सारा मना करना यानी उसको मनाते हैं मोबाइल ये कान में ईयरफोन मत डाला कर। राघव का ध्यान न देना यानी राघव उन बातों पर ध्यान नहीं देता है। सड़क पार करता है और पार करते वक्त कान में ईयरफोन होता है, उसी वजह से उसकी दुर्घटना होती है, उसकी मौत होती है। सीख, यहाँ पे दुर्घटना बोली, यहाँ पे मौत भी लिख सकते हो, उसके साथ उसके हाथ पैर टूट गए ऐसा भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। ये आपके आपके थिंकिंग के ऊपर है। तो इसी तरह से ये जो कुछ मुद्दे दिए गए हैं इसको बहुत सारा डिस्क्राइब कर 70 से 80 शब्दों में इसको डिस्क्राइब कर आपको ये जो मूल कहानी है इस कहानी लिखकर अपने सब्जेक्ट टीचर जो हिंदी टीचर हैं उनको बताना है, उसको उनके तरफ से चेक करवा कर लेना है। ये हो गया मुद्दों के आधार पर आपको कहानी। इसके बाद शब्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखने के लिए आपको बोला गया है। लड़की है, बंदर है, मगरमच्छ है, पेड़ है। लड़की, बंदर, मगरमच्छ और पेड़, इन 4 वर्ड्स को लेकर आपको एक कहानी डिस्क्राइब करनी है और ये डिस्क्राइब कर अपने अपने जो सब्जेक्ट टीचर है उनको आपको यह कहानी लिखकर बतानी है और उनके पास से माध्यम से चेक करवा कर लेगी। उसके बाद निम्नलिखित सुवचन आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखी है। तो उसमें से 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखी है। एकता में बल है, यहाँ पे एकता में बल है, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक सुवचन दिया गया है। तो उस सुवचन के आधार पर आपको कहानी एक डिस्क्राइब करनी है और अपने जो हिंदी टीचर हैं आपके जो स्कूल में पढ़ाने वाले हैं उनके माध्यम से आपको यहाँ पे चेक करके लेना है। अगर किसी को कहानी में कोई डाउट्स है, कहानी लेखन में बात करते वक्त आपको कौन कौन सी बातों का अगर आपको बातें कुछ समझ में नहीं आ रही है, अगर आपको कोई दिक्कत आती है कहानी लिखते वक्त कि कहानी लिखते वक्त मुझे क्या करना चाहिए, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अभी भी यहाँ पे आपको अगर समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। एनीवन कोई भी पूछ सकता है कि आपके कोई डाउट्स हैं तो मुझे पूछ सकते हो।
थैंक यू। किसी को डाउट्स हैं? हेलो। हेलो। Hello. Good morning, ma'am. Can you hear me? Hello, good morning, ma'am. Share your PPT on screen. Okay, ma'am. So we have to start at 10:45, right? Okay, students, I'm sharing my screen, but I will start the lecture at 10:45 as per the schedule. Ganesh Mandal, what's your problem, beta? Why are you raising your hand? No, miss, nothing. I forgot to load down my hand.
Good morning, students. Welcome to Science and Technology Part 1 class. I am Vimla Verma from Vilepale East MPS Secondary. And in today's module, we are going to revise chapter Current Electricity. And let's see what we are going to revise in this class. The first one is that we are going to see the introduction of the chapter, then potential and potential difference, electric current, Ohm's law, resistance and resistivity, electric circuit, conductors and insulators. The motive of today's session is that to clear the basic concepts regarding the electric current. Why this is important? Because in your science 1 textbook chapter number 4, that is effects of electric current chapter is there. So in order to understand that chapter in a better way, our basic concept should be clear, right? So in today's session, we are going to clear our basic concepts regarding the electric current so that you can easily understand that chapter number 4, effects of electric current. Okay, so let's begin today's session. So as you all know that electricity is of utmost importance in the modern world. We cannot imagine our life without electricity because we depend on it for almost everything in our day-to-day life. So if you look around in your home, you can see most of the appliances, they work on electricity, right? And in order to avoid the inconvenience faced due to failure of power supply, hospitals, banks, offices, private institutions, they make alternative arrangements with the help of generators. And nowadays, you know that inverters, they are also used at a home even, right? So if there is no electricity, we can use inverters to avoid the inconvenience due to the failure of electricity, right? So if we talk about the uses of electricity, electricity is used on both the scales like industries or in domestic also. So in industries, you can see it is used to run electric furnaces, electric motors, and several instruments. So basically, you can say that all the industries or all the machineries, they need electricity to run. If there is no electricity, the production or you can say the working of these industries will stop. In the same way, if we look at the domestic uses, you can see almost all the devices which we use our home. For example, fridge, electric oven, mixer, fans, washing machines, lots of electrical devices are present at our home which run on electricity, right? And they help us by saving time and labor. And if imagine, can they work without electricity? No. If there is no electricity, all these devices are of no use. Okay. So let's see electricity in nature. Not only human beings, but some animals also use electricity. You can see fishes like eel and torpedo. They use electricity to catch their prey and also for self-defense. Along with that, you might have seen lightning. Nowadays, it is very common during monsoon season in Mumbai. So the lightning that strikes the earth is an excellent example of natural flow of electricity. This is also example of natural flow of electricity, and because of which we see lightning in the sky during rainy season. Okay. Now let's see the generation of electricity. How the electricity is generated. There are lots of ways through which we can generate electricity. The first way is the thermal way. This is the most common way used to produce electricity. In the thermal power stations, basically coal is used as a source of energy, and that energy is get converted into electrical energy. This is the most conventional way. But as you know, that coal is it is a fossil fuel and it is a non-renewable resource. So nowadays, in order to avoid that problem of coal as a resource, other renewable resources they are used to generate electricity. For example, water, which is used in a hydroelectric power station, where the energy stored in dams inside the water is get converted into electrical energy with the help of windmills. Here, wind energy is used to produce electrical energy.
Then solar panels, they trap solar energy and they convert that solar energy into electrical energy. Then nuclear power plants are also there, where nuclear energy of radioactive materials is used to produce electrical energy. So these are the different ways how can we generate electricity, right? Now what we have to study, we have to mainly focus on some basic terms which are related to electric current. So the first basic term that we should know is potential and potential difference, right? So let's start with a simple example. So you can see on the screen there are two tanks, tank A and tank B. If we look at the level of water in these two tanks, we can see that tank A and tank B, both of them, they have the same level of water. Level means you can say the potential, right? So I can say that the potential of water in tank A and tank B is same, okay? And you can also see that these two tanks are interconnected to each other, right? So if the level of water in both the tanks is same, the flow of water will not take place. Why it will not take place? Because the levels are same, right? But if I increase the level of water in tank A and decrease the level of water in tank B, I can see the flow of water flowing from tank A to B. Why this happens? Why the flow takes place? Because now the level of water in both the tanks is different. One tank is at higher level, that means high potential, and other tank is at low potential. And because of this difference in level, the flow of water takes place. And in which direction it flows? It flows from higher level to the lower level. And this flow will continue till both the tanks get water at the same level. Okay. So when the level of both the tanks will be same, the flow of water will stop. Understood? So in order to make the liquid flow, make the water flow, there should be a difference in level of both the tanks. Okay, one tank should be at higher level and the other tank should be at lower level. So there will be a difference in the level, or you can say there will be a difference in the potential of both the tanks. Okay, so similar to this example of water, we can also find out the flow of electric charges. As we just saw that in water, the water flows from higher level to lower level, right? In the same way, electric charges, we have already studied that charges, they are of two types, positive charge and negative charge, right? So if we want to flow these charges like water, okay, so just like water, the flow of electric charge between 2 points depends on a kind of electric level at those points. As we just saw that flow of water, it also needs two levels. One tank should be at higher level, the other tank should be at lower level. In the same way, for the flow of electric charges, one end of the electric charge should be at higher level and other should be at the lower level. For example, you can see the picture on the screen. You can see this is the point A. It is shown by positive charge, and the point B, it is shown by negative charge. And there is a conducting wire through which the charge have to flow from one end to the other end. Normally the positive charge end, it is at high electric potential, and negative end, it is at low electric potential. Okay. So when we need to flow the charges, as I said, charges are of two types, positive charge and negative charge, right? So positive charge, it flows from a higher potential to lower potential. So if I ask the question in which direction the positive charge is flowing, so what you will say, the positive charge is flows from high electric potential to the low electric potential. Okay. And if I will ask about the negative charge, it flows from negative end, or you can say the low electric potential to the high electric potential. Understood? So electrons, they flow from point of lower potential to
higher potential photons, or you can say the positive charge flows from high electric potential to low electric potential. And like just like water, this flow will continue. This flow of charges will continue until the two conductors they have the same potential. Okay, the time when A and B will reach at the same potential, the potential difference between them will be zero and the flow of electrons will stop. Okay, and work has to be done against the electric field to take a positive charge from a point of lower potential to a point of higher potential. As I said, positive charge it moves from higher potential to lower potential, right? So it will easily move because it is at higher potential and it is at lower potential. But if I want to move a positive charge from negative to positive and I need to work, right? So I have to do some work, and that work can be calculated, right? Now let's see a mathematical derivation through which we can derive a formula and use it for calculations in numerical problems. Okay, so before that, let's understand the potential difference of a cell. We just saw the potential difference in water, then we saw the potential difference between the charges. Now let's see a potential difference of a cell. Everyone uses cell at our home. We use cell in the remotes of our TV. Okay. Along with that, some toys are also there which work on remote. And then this cell is also used in torches. So there are lots of uses of this cell. Let's see the potential difference of a cell. So every cell it has a two ends. One end is called has positive, other end is negative terminal, right? So as we just saw that the positive end is at higher potential and the negative end is at lower potential, right? And because of this high and low end, there is a potential difference created between these two ends of a cell. Okay, and as we know that there are lots of chemicals filled inside this cell, and because of lots of chemical reactions which are going on this cell, a potential difference is created at its two ends. Okay, and because of this potential difference, the electrons they set in motion and they result in the flow of electricity through a conducting wire connected to the two ends of the cell. Okay, now let's see how can we derive a formula mathematically for potential difference. So as we just saw that the amount of work done to carry a unit positive charge from point A to point B is called the electric potential difference between the 2 points. Okay, now let's see how to calculate that work done. So the potential difference between 2 points is equal to work upon total charge transferred. Potential difference it is represented by capital V. Work done it is represented by W, and total charge transferred it is represented by Q. Okay, so the formula will be V is equal to W upon Q. Out of these three values, if any two values are given to you, you can easily find out the third value. Okay, based on this numerical problems are asked. Now let's see the unit. You can see here work done. The unit of work done is joule. Unit of charge is coulomb. So if we put the units in place of these terms, in place of work done, I put 1 joule. In place of Q, I put 1 coulomb. So 1 V. V is the unit of potential difference and it is called as volt. Right? You can see here volt. The SI unit of potential difference is volt. So potential difference is also represented by capital V and its unit is also represented by capital V. Okay, so the SI unit of potential difference is volt. But if you want to write down the, you can say the derived unit. Derived unit is obtained from the formula, right? So you 1 volt is equal to 1 joule per coulomb also. This is the unit which is given after the scientist, and this is the unit which is derived from the formula. So both the units are equal to each other, right? So 1 volt is also the correct unit and 1 joule per coulomb is also the correct unit for the potential difference. Okay. Now other than this is the SI system. Now for the very small values of potential difference,
like millivolt. 1 millivolt is equal to 10 power minus 3 volts, and 1 microvolt is equal to 10 minus 6 volts. These are the units used. Sometimes they are asked in 1 mark questions that 1 millivolt is equal to how much volt. That can be asked in your exam. The next one is units for large values, right? So if 1 kilovolt is asked, kilo means 1000. In 1000, how many zeros are there? 3 zeros. So 1 kilovolt is equal to 10 power 3 volts, and 1 megavolt, it is equal to 10 power 6 volts. So these are the very small units, and these are the very large units which are used for potential difference. And this is the SI unit, that is volt. Now we understood what is potential and potential difference. Now let's begin with the electric current. Now, if we look at the definition, an electric current is the flow of electrons through a conductor. So what is electric current? Flow of electrons through a conductor. So what is flowing? Electron is flowing, right? So for that, let's see the structure of an atom. Every conductor is made up of atoms. You have already studied in your 8th standard structure of atom, in 9th standard also. So in the structure of atom, if we look at there is a nucleus. Inside the nucleus, protons and neutrons are present. Protons are positively charged. Neutrons, they are neutral. They don't have any charge. And electrons, which are negatively charged, they revolve around the nucleus in a particular orbit. Okay. So the electrons, which are in the outermost shell, they are loosely bonded to the nucleus, and they can easily get free and move around the atom, and they can carry electricity. So these free electrons, they carry electricity. So every atom of a metallic conductor has one or more outermost electrons which are very weakly bound to the nucleus, and these are called free electrons. These electrons can easily move from one part of a conductor to its other part. The negative charge of the electron also gets transferred as a result of this motion, because if electrons are moving, electrons, they carry negative charge. So if electrons are moving, the charge is also moving. So the free electrons in a conductor are the carriers of the negative charge. So if we look at the circuit, this bulb is connected to the cell, and this cell, it provides higher potential and that is positive and low potential and that is negative end. And if we connect this cell to the bulb with the help of a conducting wire, these conducting wires, they are basically made up of metals, because as we know that metals, they are good conductor of electricity. So basically the wiring which is done at our home, it is made up of copper wiring, right? Because copper is a very good conductor of electricity. So these conducting wires, they carry electrons from the negative end of the battery to the positive end, and in this way the flow of electrons takes place. Understood? And this flow of electrons is called as electric current. Current means nothing, flow, right? Because electric charges are flowing, it is called electric current. If water is flowing, we will call water current. If wind is flowing, we can also call it as wind current. So current means flow. Electric means electric charges. The flow of electric charges is called as electric current. I hope all of you understood the definition now. Now let's see how current flows through a wire. Okay, as you can see, there are two images on the left hand side of the screen. The first one, a bulb is connected to the conducting wires, but there is no cell or battery connected here, right? So in this case, we can see that the bulb is not glowing, right? Why the bulb is not glowing? Because conductor is there, electrons are present in it, they are flowing, but why the bulb is not glowing? So the reason behind is that if we look inside the wire, this is a metal wire in which electrons are present and they are moving, but their movement is not in a particular direction. They are moving here and there randomly in any direction. So the electrons, free electrons, they are moving,
but not they are moving in a particular direction, and because of this they are not able to carry current, right? And because of which the bulb is not glowing. But when I added a cell to it, it creates a potential difference between the two ends of the wire. If I connected this end of the wire with the positive terminal, it gets positive, or you can say the higher potential, and the other end is connected to the negative terminal of the cell, and it is now at lower potential, right? And because of this potential difference, now the charges they start moving in a particular direction. As you can see here on the right hand side, inside the metal wire, you can see now when they are connected to a electric cell, one at the positive, other at the negative, and the flow of electron takes place in a particular direction. As I told you, the electrons they start flowing from the negative end of the conductor towards the positive end. So in this way, the motion of electron takes place. So this is the flow of electrons. So you can see here, the flow of electrons, it takes place from negative end to the positive end, right? So, but if I talk about the flow of current, it is just opposite to the flow of electrons, right? So you have to keep it in mind. The flow of electrons and flow of current, they are in opposite direction. Okay. So current flows from higher potential to lower potential, that is positive and towards the negative end of the cell, and electrons they flow from negative end of the cell towards the positive end of the cell. Okay. Now let's see the mathematical formula for electric current. So there are two definitions given here for electric current. The first one is an electric current is the flow of electrons through a conductor. The second one is quantitatively current, that is represented by capital I, is defined as the charge passing through a conductor in unit time. That means in unit time means 1 minute or 1 second. In 1 second, how much charge is flowing through the conductor? That is called current. Okay. So if the charge Q is flowing through a cross section of a conductor in time t, then current, which is represented by capital I, is equal to charge upon time. So by using this, you can find out the amount of current flowing in the conductor, right? So here the unit of charge, it is C, that is coulomb, and unit of current, it is represented by capital A. After the name of scientist is called as ampere, and the charge on one electron, it is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. So by using this, we can find out the derived unit of current. So this is after the name of the scientist, ampere. This is the SI unit of current. Now let's see the derived unit. So as we know the formula, current is calculated by I is equal to Q upon T, right? So the unit of Q is coulomb, T is second. So 1 ampere is equal to 1 coulomb per second. This is the derived unit, and this is the SI unit named after the scientist, right? So if we define what is ampere, so 1 ampere current is said to flow in a conductor if 1 coulomb charge flows through it every second. Okay. As we saw some very small units for the potential difference, in the same way, there are some very small values of current which are expressed in the following units. So here also 1 milliampere, milli means 10 power minus 3, micro means 10 power minus 6. Okay, so here it is missing, here it is 10 power minus 6 ampere. Okay, so micro means 10 power minus 6, milli means 10 power minus 3. And if it is asked about the potential difference, put V behind. And if it is asked about the current, put A behind, right? So you have to keep the values with you. Milli means 10 power minus 3, micro means 10 power minus 6. Okay. So now I hope potential difference and current is clear to you.
Now we are moving on to resistance and Ohm's law, right? So let's start with the Ohm's law. Ohm's law, as it is given by the scientist Mr. Ohm, and after his name, in order to honor them, the law is called as Ohm's law. Okay, so let's see. Ohm's law, it shows the relationship between the current flowing through a wire and the potential difference across its two ends, and can be obtained from the law that was given by German scientist George Simon Ohm. Okay, so this law gives the relation between potential difference and current flowing through a circuit. Okay, so how we can calculate it? If the physical state of a conductor remains constant, physical state means what? The length of the wire, area of the wire, right? These are called as physical state, temperature of the wire, right? So these are the physical states. So if the physical state of a conductor remains constant, the current flowing through it is directly proportional to the potential difference. So as you can see, the current flowing through it is directly proportional to the potential difference. That means if we are increasing the potential difference, current will also increase. If we are going to decrease the potential difference, current will also decrease, because they are directly proportional to each other. Okay, on increasing one, other increasing. Okay, now in order to remove the proportionality symbol, we put a constant at place of it, and we put a equal sign. So I is equal to kV, and here K is called as the constant of proportionality, and this K is equal to R, and R is the resistance of the conductor, right? So here V is equal to, if I take this K towards the other side, it will come in division. So I multiplied by 1 upon K is equal to V. So in place of 1 upon K, I can put R, right? So it will be V is equal to IR. This is the formula for Ohm's law. V is equal to IR, or you can also write R is equal to V upon I, right? So these formulas are used for numerical problems. Okay, now we know all the three terms. R for resistance, V for potential difference, I for current. Now let's see the SI unit of resistance. As we know that the unit of V, that is potential difference, is volt. The unit of I, it is measured in amperes, represented by capital A, right? So in place of V and I, we can write down volt upon ampere. And the unit of resistance, after the name of the scientist, Mr. Ohm, it is called as Ohm, and it is represented by this symbol, right? So let's see the resistance of 1 ohm, how we can define it. So this is the derived unit of resistance, and this is after the name of the scientist, the SI unit of resistance is ohm. Okay. So if 1 ampere current flows through a conductor where 1 volt potential difference is applied between its ends, then the resistance of the conductor is 1 ohm. Okay. So this is all about Ohm's law. Now let's see what is resistance. Till now we get to know about R. But what is R? What is resistance exactly? That now we are going to see here. So as we know that inside a metal, how the electricity is conducted, inside the metal, 3 electrons are there, and these 3 electrons, they move in a particular direction and they conduct electricity. That we know, right? So because of which there are large number of free electrons in a conductor, and they are constantly moving in random motion. So when a potential difference is applied between the two ends of the conductor, these electrons, they start moving from the end at lower potential to the end at the higher potential. This directional motion of the electrons, this causes the flow of current. But while moving, these electrons, they collide with the other atoms and ions which lie along their path. There is no smooth flow, right? So there is no empty path so that they can freely move inside the atom. So everywhere they can find electrons, metal atoms and ions. So while moving, they collide with some atoms, they collide with other electrons, they collide with the metal ions. And due to this collision, what happens?
hindrance to the flow of electron takes place. Hindrance means you can say obstruction. In Hindi, you can call rukawat. Okay. So as you are stuck in the traffic on a road, what happens? Your speed gets slowed down. You can't move freely on the road. In the same way, these electrons, they get suffer from traffic jam on the way while moving from one end to the other end. And because of this, they cannot move freely. And because of this, there is an obstruction in the flow of current takes place, because of which the flow of current, or you can say the speed of current flowing through the conductor decreases, or you can say it opposes the current. Okay, so how can we define a resistance? The hindrance is called resistance of the conductor. So this obstruction in the flow of current is called resistance. Understood? So resistance decreases the flow of current, you can say. Clear? So I hope resistance is clear to you now. Now the one more term here is resistivity. Some of the students, they think that resistance and resistivity is same. No, it is different, right? So what is resistivity? At a given temperature, the resistance of a conductor depends on its length and area of cross section and the material it is made of. So how it is dependent? Resistance, it depends on the length of the conductor. That means how long wire you have taken. Then it is inversely proportional to the area of cross section. That means how thick or how thin the wire is. Okay. So it is directly proportional to the length. That means if the wire is long, that means the resistance of the conductor will be more. Okay, length is more, so resistance will be also more. Okay, inversely proportional to the area of cross section. That means if the area or the thickness of wire is more, resistance will be less. Okay, then if we combine these two expressions, we can get resistance is proportional to length upon area. And after removing this proportionality symbol, we add a constant, that is the resistivity. It is called as rho. Okay, so rho L upon A. This rho represents the resistivity of the conductor, R for resistance, L for length, A for area of cross section. And the unit of this resistivity, it is ohm meter. In symbols, you can represent it like this. Okay, so rho is the constant of proportionality, and it is also called as the resistivity of the material. And the resistivity, it is a specific property of a material, and different materials have a different resistivity. For example, copper, it will have different resistivity than nichrome and diamond, right? So every material, it have different resistivity, and it is fixed for a particular material. But resistance, it is not fixed. Okay, resistance will vary with the changes in the length of the conductor, with the changes in the area of the conductor. Okay, but resistivity particular material, it is fixed. Okay, now the next one is electric circuit. So what is electric circuit? A continuous path of an electric current through a conducting wires connected to the two ends of a cell and other resistances is called an electric circuit. So you can see the diagram over here. So this is the cell. The two ends of the cell, positive and negative ends, this should be a closed continuous path. That means the wiring, or you can say the conducting wire, whatever you want to attach in between, you can attach a meter here. A meter is used to measure the amount of current flowing in the circuit. Resistance, you want to connect a bulb in it. Everything, whatever you want to connect, you can connect in the wire, but make sure that it should be again come and at the other end of the cell. That means it should be a closed continuous path. There should be no breakup or no opening in between. Understood? So this is electric circuit, and a circuit is depicted by a figure. Why it is important? Because sometimes you can see here, before we make a house or before we make
electric circuit diagram from where the wiring should be done inside the wall, where will be the switch board, where will be the switch for the fan, TV, and rest of the things. So for that we need a planning, and for that we need to draw circuit diagram. Okay, so electrical engineers do all these things, draw electric circuit diagrams for the building, and accordingly the circuit all the buildings is done. Okay, so this figure shows how different components are to be connected in the circuit, how different components are to be connected in the circuit by using special symbols for each of the components. Right, such figure is called an electric circuit diagram. This is called electric circuit diagram. And in order to understand these electric circuit diagrams, we should know the symbols which are used to show it, right? So we need to show the symbol. Why these symbols? They are very important for us in order to understand the electric circuit. You can see this is the electric circuit. If I don't know this symbol, how can I understood that this is for the cell? So in order to understand a circuit diagram, we should know the symbol, right? And if we know the symbols, we can draw a circuit diagram by ourselves also, right? So for that, we need to know the symbols and their uses. For example, first one is electric cell. This is the picture and how it is represented in circuit diagram. And what is its use? Its use is to apply a potential difference between two ends of a conductor. Then battery is nothing but it is a collection of cells. When you are using one cell, it is called as cell. When you are using more than one, that is 2, 3 or 4 cells, it is called as battery, right? And how it is represented, you can see here how you arrange it. You might have seen a torch in which 2 or 3 cells are used. So how we insert these cells, you can see here the positive end of one cell, the negative end. When we attach the second cell, what we do? Near to the negative end, we set the positive end of the other cell. The negative end of this, then here the positive end of the other cell. So we have to keep the opposite poles of the battery together, right? So in the same way, while representing it in the symbol form, what we need to do? One end is positive, it is represented by big line. Negative end, it is represented by a small line. This is for the first cell. Then for the second cell, again negative end के साथ क्या attach होगा? This is the positive end. Then this is the negative end, again positive end, again this is the negative end. Because we have used 3 cells here, so this is for the first cell, this is for second cell, this is for the third cell, and this is the conducting wire, right? So here in this way you can attach as many cells you want. And why it is used? To apply a larger potential difference between two ends of a conductor. One cell can apply a small potential difference, but if you want a large potential difference, you need to use more cells, right? So for that we use many cells at a time. Next one is open tap key or plug key. It is like a switch for keeping the switch on and off. It is called as plug key. So if it is open means you have off the switch. It is represented by this symbol. It is used to stop the flow of current flowing in a circuit by disconnecting the two ends of a wire. That means switch is off now and no electric current will flow in the circuit. And this is the symbol, how we have to represent. And closed tap key or plug key, this is the closed one. And if it is closed, we have to put a dot in between the center of the key. And it shows that the switch is on now and current is flowing in the circuit. Okay. Now let's see the next one, connecting wires, or you can say conducting wires. Conducting wires, it is a simple red color, blue color wires normally, and it is represented by a straight line. And it is used to connect components in the circuit. Okay. Then crossing of wires. For crossing of wires, we use normally different colors. It is a picture. And if we have to represent in a symbol, so how we have to represent? At the place of crossing, we have to put a bulb over it. Right? It shows how the wires are. Hello, Vimal ma'am. Yes, ma'am. This one is light bulb. So light bulb, as you can see in the circuit diagram, everywhere we can't just draw a bulb or draw a fridge. If we have to connect a TV, we can't draw it, right? So we represent it with the help of a symbol. So for a bulb, normally this kind of symbols are used. If the bulb is off, it is not glowing, then it is represented by this symbol.
And if the bulb is glowing, we represent like this. Okay, we show some small lines around it. Okay, to show that the bulb is glowing. Okay, now what is the use? It is used to test the flow of electric current. That means if the bulb is glowing, that shows that electric current is flowing in the circuit. But if it is not glowing, that means the current is not flowing in the circuit. Okay, next one is resistance. Resistance, I just said, that is it is the obstruction in the flow of current, and it is normally the picture of resistance is this, and its symbol is like this. So how it is used to control the flow of current in the circuit? Okay, as we know that it creates hindrance in the flow of current, right? So if we want less current in the conductor, we can use large resistance. If we want more current in the conductor, we will use less resistance in the circuit. So accordingly, we can adjust the amount of current according to our requirement. Next one is variable resistance. Here you can see variable resistance is shown like this, and here we put a arrow over it. So in variable resistance, we can increase or decrease the resistance of the conductor, and according to which we can control the flow of current, or we can change the flow of current in the conductor as per our requirement. Whenever we need more current, what we will do? We will decrease the resistance. And when we need less current, we will increase the resistance. So by the variable resistance, we can change the flow of current in the circuit. Then next, ammeter. This is the picture and this is the symbol. This ammeter, it is installed in the circuit to measure the current flowing in the circuit. That means we can measure how much current is flowing in the circuit. Okay, and this one is the voltmeter, and this is used to measure the potential difference between the points in the circuit. That means at the two ends of the battery, how much potential difference is there. So we can use these symbols. Okay, now depending upon the resistance in the given provided material, we can define what is conductor and insulator. Till now we know that materials which can conduct electricity, they are called conductors, and those which are not able to conduct electricity, they are insulators. Now depending upon resistance, how can we define conductors? So those substances which have variable resistance are called good conductors, and current can flow easily through such materials. Example, copper, wire, and aluminium wire. And basically all the metals, they are good conductors of electricity, and their resistance is very low, right? So I have written only two examples here. Next one is insulators. So those substances which have extremely high resistance and through which current cannot flow are called insulators, right? For example, rubber, glass rod, plastic, wood, etc. Okay, so that's all for today's session. I hope the basic concepts are clear to all of you. Now let's move on to the evaluation part. There are 5 questions given on the screen, and you have to write down all these answers. The first one is the coulomb is the unit of. Second one is the ampere is the SI unit of. Define current, potential difference, resistance, states Ohm's law, differentiate between conductor and insulator. Okay, this is your homework part. Do it by yourself and show it to your teacher. Okay, so that's all for today's class. Thank you, everyone. And if you have any doubt, you can ask me. I'll clear it to you. Yes, or if you can unmute yourself and ask if you have any doubt. Yes. Hello, Krish. Unmute yourself and ask a teacher. Yes, Krish, ask what doubt you have. Krish, can you hear me? Teacher, no doubts. No doubts. Anybody else? किसी को कुछ पूछना है तो हैंड रेज कीजिए.
Yes, anybody have any doubt? Raise your hands and ask. Unmute yourself. Hello, Nasreen. Unmute yourself and ask whatever doubt you have. Nasreen, Israel. No, Yes, teacher, no. ask what? No doubts. Then why are you all raising your hands if you don't have any doubts? Thing in progress. Okay. Okay, ma'am. Thank Anything else? you. Welcome. Anybody else have any doubt? Ma'am, go to evaluation part. Ma'am, evaluation part is done. I have already gave them questions and told them to complete by themselves. Okay, Nasreen, Vishnu, Islam, Afzal, if you have any doubt, unmute yourself and ask the query. Tushar, unmute yourself and ask the query. Ma'am, students can unmute themselves, right? Or we have to unmute them? Students, please unmute yourself and you can ask the queries. Tushar, unmute yourself and ask a question. Ma'am, I think we should wind up the lecture now. They are not asking anything. Ma'am, wind up the lecture. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you so much, ma'am. Very nice PPT, very nice explanation, very nice lesson. Thank you so much, students.